दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपनी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दर्शन शास्त्र, जिसे अपन तत्व ज्ञान या फिलोसॉफी भी बोलते हैं। दोस्तों, दर्शन शास्त्र क्या होता है? तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स आते हैं, जैसे आदर्शवाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, प्रयोजनवाद हो गया, ये सभी दर्शन शास्त्र से संबंधित इससे स्कूल है। और दर्शन शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? तो इसी स्कूलों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लो, सबसे पहले अपन आदर्शवाद देखेंगे, तो आदर्शवाद के जनक जैसे प्लेटो है, विचार पर किए गए कार्य होते हैं, और इसे आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। इसके दार्शनिक कौन कौन है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो सभी अपन इससे संबंधित फैक्ट देखेंगे। और दोस्तों, आज की क्लास में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे इनसे संबंधित इनके दार्शनिकों के नाम से पूछे जाते हैं। जैसे आदर्शवाद का जनक कौन है, और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण शब्दावली होती है, उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज अपन इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देखते हैं दर्शन शास्त्र। तो सबसे पहला फैक्ट आएगा इसके अंतर्गत, यह दर्शन शास्त्र जिसे फिलोसॉफी बोलते हैं, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन हो गए फिलोसॉफी में? पहला का शब्द कौन सा हो गया? तो दो शब्दों में मिलकर बना है। तो पहला फिलिया, दूसरा सोफिया। फिलिया और दूसरा, पहला फिलिया और दूसरा सोफिया। सोफिया, फिलिया प्लस सोफिया। अब इसमें जो फिलिया है, इसका अर्थ क्या होता है? तो फिलिया का अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया का अर्थ क्या होता है? तो सोफिया का अर्थ होता है विवेक। विवेक, तो यानी विवेकपूर्ण प्रेम, विवेकपूर्ण प्रेम, ये इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया। तो दोस्तों, अपन फिलोसॉफी जिसे अपन दर्शन शास्त्र बोल रहे हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलिया दूसरा सोफिया। तो फिलिया का अर्थ क्या होता है? तो प्रेम, और सोफिया का अर्थ विवेक। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया विवेकपूर्ण प्रेम। यानी जितने भी दर्शन है उसमें उसी दर्शन से संबंधित विवेकपूर्ण कार्य होते हैं, वो उसी दर्शन से संबंधित आएंगे। दोस्तों, अब दर्शन शास्त्र में जो अपन पढ़ेंगे उसमें पहला दर्शन शास्त्र आएगा, दर्शन शास्त्र का पहला अंग आएगा, उसे बोलेंगे अपन आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। तो दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन फिर अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है, और अब अपना पहला दर्शन आता है इसके अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर पहला स्कूल आएगा, उसे बोलेंगे अपन आदर्शवाद। तो पहला अपना जो इसके अंदर स्कूल आएगा आदर्शवाद, वो देखिए दोस्तों। तो पहला अपना एक फैक्ट आएगा आदर्शवाद। आदर्शवाद, आदर्शवाद, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म। आइडियलिज्म, ये भी आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है इसके बारे में। तो आइडियलिज्म, तो दोस्तों अपना पहला है आदर्शवाद। आदर्श, सबसे पहले इसमें जो इंपोर्टेंट रहेगा, आदर्शवाद का जनक कौन है? तो प्लेटो। दूसरा, इसे विचारवाद पर किए गए कार्य शामिल किए जाते हैं। आदर्श का मतलब विचारों पर किए जाने वाले कार्य, तो विचार पर किए जाने वाले कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं। दूसरा, इसे आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। और इसके दार्शनिक कौन कौन से होते हैं? तो आदर्शवाद के दार्शनिक में प्लेटो, अरस्तु और बार्कले शामिल किए जाते हैं। दूसरा, आदर्शवाद की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो आदर्शवाद की उत्पत्ति विचारवाद से मानी जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, इन सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति किससे संबंधित है? तो इसकी प्राप्ति का प्रमुख लक्ष्य आदर्शवाद का है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति का लक्ष्य कौन से विचारवाद से है? तो वो आदर्शवाद होगा। तो ये जितने भी फैक्ट है ये आदर्शवाद से संबंधित है, और आपको फैक्ट ही याद रखने हैं कि आदर्शवाद में कौन से फैक्ट है, यथार्थवाद में कौन से है। तो ये आपको फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। आदर्शवाद जिसे अपन बोल रहे हैं आइडियलिज्म। तो अब इसमें सबसे पहला फैक्ट आएगा इसका आदर्शवाद में, यानी इसका जनक। तो आदर्शवाद का जनक, आदर्शवाद का जनक, तो आदर्शवाद का जनक कौन है ये आपको बताना है। तो आदर्शवाद का जनक दोस्तों प्लेटो रहेगा। आदर्शवाद का जनक कौन रहेगा? तो इसका जनक रहेगा प्लेटो। पहला प्रश्न तो ये यहीं से बन जाता है कि आदर्शवाद का जनक कौन है? तो प्लेटो इंपोर्टेंट रहेगा। और दूसरा, विचार पर, अगला फैक्ट इसमें कौन सा आएगा? तो अगला फैक्ट आएगा विचार पर आधारित किए गए कार्य आदर्शवाद के अंदर आते हैं। अपने दिमाग में जो विचार है उन विचारों पर अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आदर्शवाद ही श्रेणी में आएगा। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा? विचारों पर आधारित कार्य इसके अंतर्गत होते हैं।
इसके अंतर्गत होते हैं। ये भी आपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जितने भी दर्शन शास्त्र के अंदर अपन जितने भी ये पढ़ेंगे, विचार पढ़ेंगे आदर्शवाद से या तात्वाद, तो उसमें शब्दों का ही खेल है और शब्दों से संबंधित ही प्रश्न बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, शब्दों का खेल है कि कौन से दर्शन शास्त्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो विचारों पर आधारित कार्य किसमें होते हैं, तो दर्शन आदर्शवाद के अंतर्गत होते हैं। अगला फैक्ट कौन सा आएगा, इसे 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 क्या कहेंगे, तो इसे आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। आध्यात्मिकवाद, इसे आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसे आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। यानी आदर्शवाद को दूसरा नाम आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। आगे आदर्शवाद के दार्शनिक, इसके दार्शनिक कौन कौन से हैं, यानी प्लेटो तो इसका जनक है, लेकिन इसमें और कौन इसका समर्थन किया, तो इसके अगला फैक्ट आएगा इसके दार्शनिक। तो आदर्शवाद के दार्शनिक कौन कौन है, ये भी अपने को नाम याद रखना है। पूछ सकते हैं कि आदर्शवाद में कौन कौन से दार्शनिक होते हैं। तो आदर्शवाद के अंतर्गत एक तो प्लेटो खुद आएगा, प्लेटो, दूसरा अरस्तु, और तीसरा बार्कले। तो ये आदर्शवाद के दार्शनिक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आदर्शवाद के दार्शनिक कौन कौन से हैं, तो प्लेटो, अरस्तु और बार्कले, ये आदर्शवाद के दार्शनिक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आदर्शवाद का प्रमुख लक्ष्य है, ये अपने को ध्यान रखना है। ऐसे कैसे फैक्ट याद रखने हैं, तो सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आदर्शवाद का प्रमुख लक्ष्य है। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आदर्शवाद का प्रमुख लक्ष्य है, ये भी अपने को ध्यान रखना लक्ष्य है। तो दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आदर्शवाद का प्रमुख लक्ष्य है, ये भी अपने को इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा, आदर्शवाद की उत्पत्ति विचारवाद से मानी जाती है। तो अगला फैक्ट रहेगा अपना, आदर्शवाद की उत्पत्ति विचारवाद से मानी जाती है। वाद से मानी जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, मानी जाती है। आदर्शवाद की उत्पत्ति विचारवाद से मानी जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला नेक्स्ट आदर्शवाद के अंतर्गत नेक्स्ट फैक्ट आएगा कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है और इसको एक आदर्श के रूप में अपनाते हुए स्वस्थ शरीर का निर्माण किया जाना चाहिए। क्यों, दोबारा से, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है और इस विचार को आदर्श के रूप में, यानी आदर्शवाद पढ़ रहे हैं तो सर्वांगीण विकास को आदर्श के रूप में अपनाते हुए बालक का स्वस्थ शरीर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट फैक्ट अपना यही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो आदर्शवाद का जनक, सबसे पहले आदर्शवाद का जनक प्लेटो। विचारों पर आधारित कार्य को किसमें किए जाते हैं, तो विचारों के आधारित कार्य अपने आदर्शवाद में किए जाते हैं। इसे आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं, इंपोर्टेंट रहेगा, आध्यात्मिकवाद भी कहते हैं। और इसके दार्शनिक कौन कौन है, तो आदर्शवाद के दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु और बार्कले। इसके अलावा सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति किस आदर्शवाद का प्रमुख लक्ष्य है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा आदर्शवाद की उत्पत्ति किससे हुई, तो विचारवाद से आदर्शवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फैक्ट टू फैक्ट आपको याद रखना है, आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब आदर्शवाद में अगला फैक्ट आएगा कि आदर्शवाद की क्या विचारधारा है। तो आदर्शवाद के अंतर्गत यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास पर विचार किया जाता है, जिसे एक आदर्श के रूप में अपनाते हुए स्वस्थ शरीर का निर्माण किया जाता है। तो दोबारा सुनिए, यहाँ पे जो लाइन आएगी कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास करने पर विचार किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। और इस विचार को एक आदर्श के रूप में मानते हुए स्वस्थ शरीर का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस अगले फैक्ट कौन सा आ रहा है अपना आदर्शवाद के संबंध में, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत
अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है जिसे बालक के शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या किया जाता है, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। लेकिन इसे अपन को क्या मानना है, एक आदर्श के रूप में मानते हुए स्वस्थ शरीर का निर्माण करना चाहिए, जिसे एक आदर्श के रूप में अपनाते हुए स्वस्थ शरीर का निर्माण करना चाहिए। यह भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अपने क्या क्या देख लिया, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास करने पर ध्यान रखना। शारीरिक शिक्षा में बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास करने पर अपन क्या देते हैं, बल देते हैं। और जिसे अपन को क्या मानना चाहिए, एक आदर्श के रूप में अपनाते हुए स्वस्थ शरीर का निर्माण करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है, ये आदर्शवाद के बारे में बोला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों प्लेटो आदर्शवाद के अंतर्गत एक मजबूत, शक्तिशाली और प्रभावशाली शारीरिक पक्ष का निर्माण करने पर बल देता है। आदर्शवाद में प्लेटो क्या करता है, आदर्शवाद के अंतर्गत प्लेटो एक मजबूत, शक्तिशाली, प्रभावशाली शारीरिक पक्ष के निर्माण करने पर बल देता है। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, अगला फैक्ट आएगा प्लेटो आदर्शवाद के अंतर्गत एक मजबूत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली शारीरिक पक्ष पर बल देता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्लेटो आदर्शवाद के अंतर्गत किस पर बल देता है, तो प्लेटो आदर्शवाद के अंतर्गत एक मजबूत, शक्तिशाली और प्रभावशाली शारीरिक पक्ष पर बल देता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो आदर्शवाद के अंतर्गत प्लेटो किस पर जोर देगा, तो मजबूत, शक्तिशाली और प्रभावशाली शारीरिक पक्ष पर जोर देता है। इन बात विचारों पर बहुत जोर देता रहेगा। इसके अलावा अब आगे, तो प्लेटो के अलावा अरस्तु शारीरिक पक्ष के साथ साथ, क्योंकि शारीरिक पक्ष पर जोर कौन दे रहा है, तो शारीरिक पक्ष पर तो जोर दे रहा है प्लेटो। अब क्या करेगा, प्लेटो के अलावा अरस्तु शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक पक्ष के निर्माण पर भी बल देता है। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, अगला फैक्ट आएगा अपना अरस्तु शारीरिक पक्ष के साथ साथ, यानी शारीरिक पक्ष के साथ साथ किस पर जोर देगा, तो मानसिक और बौद्धिक पक्ष पर भी बल देता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अरस्तु क्या कर रहा है, तो अरस्तु शारीरिक पक्ष के साथ साथ, शारीरिक पक्ष पर तो कौन दे रहा है, प्लेटो, लेकिन अरस्तु क्या कर रहा है, शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक पक्ष पर भी बल देता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यह आदर्शवाद के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा की नीतियां, रीतियां, कार्यक्रम भी आदर्शवाद से प्रभावित होते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसे काल्पनिकतावाद भी, यानी आदर्शवाद को अपन दूसरा नाम काल्पनिकतावाद भी कहा जाता है। तो दोनों फैक्ट लिखेंगे अपन। इसके अलावा अगला फैक्ट कौन सा आएगा, शारीरिक शिक्षा की
रीतियां, नीतियां और कार्यक्रम कार्यक्रम आदर्शवाद से प्रभावित होते हैं। आदर्शवाद से प्रभावित होते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अपन जितनी भी शारीरिक शिक्षा में जितनी भी नीति बनाते हैं, रीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वो सभी आदर्शवाद से संबंधित होते हैं, उनसे प्रभावित जरूर होंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा अगला और नेक्स्ट फैक्ट अपना रहेगा कि इसे काल्पनिकतावाद भी कहा जाता है। आदर्शवाद का अगला नाम क्या है? तो इसे काल्पनिकतावाद भी कहा जाता है। अगला फैक्ट, इसे काल्पनिकतावाद भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे काल्पनिकतावाद। तो दोस्तों अपने आदर्शवाद से संबंधित अनेक फैक्ट देखिए कि ये से प्लेटो आदर्शवाद के अंतर्गत एक मजबूत, शक्तिशाली और प्रभावशाली शारीरिक पक्ष पर बल दे रहा है, लेकिन अरस्तु क्या कर रहा है? शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक और बौद्धिक पक्ष पर भी बल दे रहा है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा की जितनी भी रीतियां, नीतियां और जो कार्यक्रम बनाते हैं अपन, वो सभी आदर्शवाद से प्रभावित होते हैं। आगे इसे आदर्शवाद को काल्पनिकतावाद भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने आदर्शवाद पढ़ लिया। अब इसके बाद में अगला फैक्ट अपना दूसरा दर्शन आएगा, इसे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। अपना अगला जो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अगला स्कूल आएगा, उसे बोलेंगे अपन प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद का जनक किसे कहेंगे? तो प्रकृतिवाद का जनक रूसो को कहेंगे। और रूसो के अनुसार रूसो क्या बताता है प्रकृतिवाद के बारे में? कि प्रकृति का अनुसरण करो, और दूसरा मानव के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्रकृतिवाद के अनुसार अंतर्गत आते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा जो भी प्राकृतिक रूप से जितने भी कार्य किए जाते हैं वो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मानव को प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ये प्रकृतिवाद बताता है कि मानव को प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा मानव प्रकृति जितने भी कार्य किए जाते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये सभी फैक्ट किससे संबंधित आएंगे? तो ये इससे। दूसरी बात, प्रकृतिवाद के दार्शनिक कौन कौन से होते हैं? तो प्रकृतिवाद के दार्शनिक में अपन रूसो, बेस्टो, कोमेनियस, पेस्टोलॉजी, ये संबंधित सभी दार्शनिक इससे संबंधित होते हैं। तो दोस्तों ये सभी फैक्ट अपन किससे संबंधित लिखेंगे? तो ये सभी फैक्ट अपन लिखेंगे प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म से संबंधित लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों अपन पहला, अब अगला अपना दर्शन स्कूल कौन सा आ रहा है? तो वो लिखेंगे प्रकृतिवाद। अगला स्कूल प्रकृतिवाद, जिसे अपन इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद। देखिए दोस्तों प्रकृतिवाद, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत इसका जनक पूछा जाए कि प्रकृतिवाद का जनक कौन है? तो प्रकृतिवाद का जनक रूसो है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी। देखिए सबसे पहले इसका जनक कौन है? रूसो। तो प्रकृतिवाद का जनक कौन है? तो रूसो। अगला फैक्ट इसमें कौन क्या आएगा? तो अगला फैक्ट इसमें आएगा रूसो के अनुसार क्या करो? रूसो के अनुसार प्रकृति का अनुसरण करो, ये भी बताता है। रूसो के अनुसार क्या बताता है? कि प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो क्या बताता है? कि प्रकृतिवाद के अनुसार क्या बताता है? कि प्रकृति का अनुसरण करो, ये भी अपने को ध्यान रखना है, प्रकृति का अनुसरण करो। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो व्यक्ति के द्वारा प्राकृतिक रूप से संपादित किए जाने वाले कार्य किसमें आएंगे? तो वो प्रकृतिवाद में ही आएंगे। तो अगला फैक्ट कौन सा होगा इसमें? व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक रूप से संपादित किए जाने वाले कार्य इस दर्शन के अंतर्गत आते हैं। इस दर्शन के अंतर्गत
पाते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक रूप से जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं वो किस में आएंगे, तो वो प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म में ही आएंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आगे मैं आपको बताऊं कि रूसो के अनुसार प्रकृतिवाद का अनुसरण करो यानी प्रकृति का अनुसरण करो, ये भी बताया। अगला इसके अंतर्गत कौन सा आएगा, तो अगला इसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक रूप से संपादित किए जाने वाले कार्य भी प्रकृतिवाद में है। अब इसके दार्शनिक कौन है, यानी प्रकृतिवाद के दार्शनिक, प्रकृतिवाद के दार्शनिक कौन कौन है, वो भी अपन इसमें ध्यान रख रहे हैं। दार्शनिक, प्रकृतिवाद के दार्शनिक, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रकृतिवाद के दार्शनिक कौन है, उनको नाम, तो सबसे पहले तो खुद रूसो है, एक नाम तो आएगा रूसो यानी रूसो। दूसरा बेस्डो, अगला पेस्टोलॉजी और कोमोनियस, ये किससे संबंधित है, ये कोमोनियस, ये किससे संबंधित है, तो ये सभी दार्शनिक है, किससे संबंधित, प्रकृतिवाद से संबंधित। दार्शनिक कौन कौन है, तो रूसो, बेस्डो, पेस्टोलॉजी और कोमोनियस, ये किससे संबंधित है, प्रकृतिवाद से संबंधित है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसका अगला प्रकृतिवाद में अगला फैक्ट कौन सा आएगा, तो इसके प्रकृतिवाद के अनुसार मानव को स्वतंत्र होना चाहिए, तो अगला फैक्ट आएगा इसके अंतर्गत प्रकृतिवाद के अनुसार मानव को स्वतंत्र होना चाहिए। तो मानव को प्रकृतिवाद के अनुसार मानव को स्वतंत्र होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, प्रकृतिवाद के अनुसार, क्योंकि मानव स्वतंत्र रहेगा तो ये सारे कार्य करेगा। इसके अलावा अगला इसके अंतर्गत अगला फैक्ट आएगा दोस्तों कि मानव की सारी गतिविधियां प्रकृति द्वारा ही संचालित की जाती है। तो अगला फैक्ट कौन सा रहेगा, अगला फैक्ट रहेगा मानव की सारी गतिविधियां प्रकृति द्वारा संचालित की जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना, की जाती है। तो मानव की सारी गतिविधियां किसके द्वारा संचालित की जाती है, तो प्रकृति के द्वारा की संचालित की जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया इसके अंतर्गत अभी तक, तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत अभी ने देख लिया इसका जनक कौन है, तो इसका जनक रूसो है, ये भी अपने को ध्यान रखना। प्रकृतिवाद का जनक कौन है, प्रकृतिवाद का मतलब बिल्कुल प्राकृतिक रूप से खुला रहना, बिल्कुल यानी कृत्रिम रूप से नहीं होना, प्राकृतिक रूप से अपन जो सामने जितने भी सब कुछ देख रहे हैं वो प्राकृतिकवाद ही है, प्रकृति के अनुसार ही काम हो रहा है। तो इसका जनक रूसो के अनुसार प्रकृति का अनुसरण करो। रूसो क्या बताता है कि प्रकृति का अनुसरण करो, ये भी ध्यान रखना है। व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक रूप से संपादित किए जाने वाले कार्य किसके अंतर्गत आएंगे, चलना, दौड़ना, फिरना, कूदना, या अपन प्राकृतिक रूप से करते हैं, ये जितने भी कार्य ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये प्राकृतिकवाद के अंतर्गत ही आएंगे। आगे प्राकृतिकवाद के दार्शनिक तो रूसो है, बेस्डो है, पेस्टोलॉजी है, कोमोनियस है और इसके अलावा डेमोक्राइटिस है। एक और लिख लो इसके अंतर्गत डेमोक्राइटिस है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दार्शनिक सभी किसके अंतर्गत आएंगे, दार्शनिक आएंगे किसके अंतर्गत, ये सभी दार्शनिक आएंगे प्रकृतिवाद के दार्शनिकों के अंतर्गत ही आएंगे। इसके अलावा प्रकृतिवाद के अनुसार मानव स्वतंत्र होना चाहिए, ये भी बताया गया है कि प्रकृतिवाद के अनुसार मानव कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। इसके अलावा मानव की सारी गतिविधियां प्रकृति द्वारा क्या होती है, तो प्रकृति द्वारा ही संचालित होती है, भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्रकृतिवाद में एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं अपन। दोस्तों अब प्रकृतिवाद में अगले नेक्स्ट फैक्ट आएंगे, उसमें रहेगा कि प्रकृति मानव का प्रथम शिक्षक है तथा खेल इसका प्रभावशाली माध्यम है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये फैक्ट भी इसके अंतर्गत आएगा, प्रकृति मानव का प्रथम शिक्षक है, क्योंकि प्रकृति से ही मानव सब कुछ सीखता है, जो कुछ देखता है चलता है, तो सब तो प्रकृति मानव का प्रथम शिक्षक है तथा खेल इसका प्रभावशाली माध्यम है। खेल प्रभावशाली माध्यम यानी खेल के द्वारा अपन प्राकृतिक रूप से बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये व्यक्तिवादी तथा भौतिकवादी सिद्धांत भी है। तो
आप जो अपन प्रकृतिवाद पढ़ रहे हैं ये व्यक्तिवादी है और भौतिकवादी भी है। तो व्यक्तिवादी और भौतिकवादी सिद्धांत भी कौन सा है, तो यही है। दूसरा ये सबसे पुराना विचार भी सिद्धांत, यानी सबसे पुराना विचारवाद कौन सा, तो सबसे पुराना भी प्रकृतिवाद ही रहेगा। दूसरा शारीरिक शिक्षक को बालकों को जो क्रियाएं करवाई जाती है वो प्रकृति यानी नेचर की क्रियाएं नहीं करवानी चाहिए, प्राकृतिक तरीके से करवाई जानी चाहिए, जैसे दौड़ना कूदना फिरना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा मानव के यह प्रकृतिवाद मानव के मन और शरीर की एकता पर बल देता है और इसकी विशिष्टता यानी इसकी एकता पर बल देता है और इसको प्रभावशाली बनाने पर जोर देता है। तो ये सभी फैक्ट अपन किसके अंतर्गत लिखेंगे, ये प्रकृतिवाद ये फैक्ट है। तो अगला कौन सा आएगा दोस्तों, अपना अगला फैक्ट आएगा इसके अंतर्गत। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, तो अगला फैक्ट रहेगा दोस्तों, अगला फैक्ट रहेगा प्रकृति मानव का प्रथम शिक्षक है। यह भी ध्यान रखना, प्रथम शिक्षक है तथा खेल इसका प्रभावशाली माध्यम है। यह भी आपको ध्यान रखना है, खेल इसका प्रभावशाली माध्यम है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों प्रकृति मानव का प्रथम शिक्षक है। प्रथम शिक्षक कौन है, प्रकृति, और खेल इसका प्रभावशाली माध्यम है, यानी खेल के द्वारा अपन बहुत कुछ सीख जाते हैं। अब आगे फैक्ट आएगा दोस्तों, इसे व्यक्तिवादी और भौतिकवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगला फैक्ट कौन सा रहेगा अपना, इसे व्यक्तिवादी और भौतिकवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इसे व्यक्तिवादी और भौतिकवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। व्यक्तिवादी और भौतिकवादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, किसको, प्रकृतिवाद को। अगला फैक्ट दोस्तों अपना इसमें आएगा कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बालकों को नैसर्गिक यानी प्राकृतिक क्रियाओं को संचालन यानी प्राकृतिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आगे आएगा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अंतर्गत, यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बालकों को प्राकृतिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे दौड़ना, ये प्राकृतिक क्रिया जो है, दौड़ना कूदना चलना, ये सब क्या है, तो ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। अब प्राकृतिकवाद व्यक्ति के मन और शरीर की एकता पर बल देता है और क्या करता है, एकता पर बल देता है और इसको मजबूत और विकसित बनाने का काम करता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रकृतिवाद व्यक्ति के मन और शरीर की एकता पर बल देता है और इसे विकसित और मजबूत बनाने के ऊपर भी बल देता है। तो नेक्स्ट फैक्ट कौन सा आएगा दोस्तों अपना, नेक्स्ट फैक्ट आएगा प्राकृतिकवाद व्यक्ति के मन और शरीर की एकता पर बल देता है और इसको मजबूत और विकसित बनाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, विकसित बनाता है।
तो दोस्तों प्राकृतिकवाद, इसमें सबसे पहले शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बालकों को कैसी क्रियाओं का, तो प्राकृतिक क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? तो ये प्राकृतिकवाद ही बोलता है। जैसे दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, चलना हुआ, ये सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है? तो प्राकृतिकवाद के अंतर्गत आती है। अगला प्राकृतिकवाद व्यक्ति के मन और शरीर की एकता, यानी ध्यान रखना, शरीर की एकता पर क्या देता है? बल देता है, और इसको क्या करता है? मजबूत और विकसित बनाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट अगला आएगा प्राकृतिकवाद में दोस्तों कि प्राकृतिकवाद प्राचीन विचारधारा है। ये भी नोट लगा के लिखना। अगला फैक्ट कौन सा आएगा? नोट लगा के लिखना कि प्राकृतिकवाद 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 प्राचीन विचारधारा है। प्राचीन विचारधारा है, विचारधारा है। ये भी अपने को ध्यान रखना। प्राचीन विचारधारा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन विचारधारा है ये अपनी कौन सी? प्राकृतिकवाद सबसे प्राचीन विचारधारा है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन ने प्राकृतिकवाद के बारे में भी अपन ने पढ़ दिया, यानी नेचुरलिज्म के बारे में अपन ने पढ़ दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले अपने दर्शन शास्त्र का अगला स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अब अपनी अगला दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अगला स्कूल आएगा, उसे बोलेंगे अपन प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म। जिसका जनक कौन है? तो इसका जनक जॉन डीवी। प्रयोजनवाद यानी इसका जनक कौन रहेगा? जॉन डीवी। प्रयोजनवाद के अंतर्गत क्या होता है? तो प्रयोजन के आधार पर संपादित किए जाने वाले कार्य, प्रयोजन यानी लक्ष्य के आधार पर संपादित किए जाने वाले कार्य किए जाते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा प्रयोजनवाद को व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रयोजनवाद या आदर्शवाद और यथार्थवाद का अग्रज कहलाता है। प्रयोजनवाद या आदर्शवाद और यथार्थवाद का अग्रज कहलाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रयोजनवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लक्ष्य और दक्षता की प्राप्ति, ये करना किसका है? तो प्रयोजनवाद का ही उद्देश्य है। दोस्तों अब अगला फैक्ट रहेगा अपना कौन सा? तो अगला अपना स्कूल आएगा प्रयोजनवाद। देखिए दोस्तों प्रयोजनवाद जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्रेमेटिज्म। प्रयोजनवाद। अब इसके जनक, सबसे पहले इसका जनक कौन है? तो वो जनक रहेगा जॉन डीवी। तो सबसे पहले इसका जनक कौन रहेगा? तो जॉन डीवी। प्रयोजनवाद का जनक कौन है? तो जॉन डीवी। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा इसके अंतर्गत अगला फैक्ट आएगा प्रयोजन के यानी लक्ष्य। प्रयोजन का मतलब होता है लक्ष्य, तो प्रयोजन के आधार पर संपादित किए जाने वाले कार्य। अगला फैक्ट आएगा प्रयोजन मतलब लक्ष्य, तो प्रयोजन के आधार पर संपादित किए जाने वाले कार्य किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये कार्य किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये इसी के अंतर्गत आएंगे। अगला फैक्ट कौन सा रहेगा? तो अगला फैक्ट प्रयोजनवाद के बारे में, इसे प्रयोगवाद या व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। तो अगला फैक्ट आएगा इसे प्रयोगवाद तथा व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। अगला फैक्ट कौन सा आएगा दोस्तों इसमें? तो ये आदर्शवाद और यथार्थवाद का अग्रज यानी उससे आगे है। तो कौन सा दर्शन? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद का आगे का दर्शन है, इसे अग्रज कहेंगे। तो ये आदर्शवाद और किसका? आदर्शवाद और यथार्थवाद का अग्रज है। तो अगला फैक्ट रहेगा इसमें इसे आदर्शवाद और यथार्थवाद
यथार्थवाद का अग्रज कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, अग्रज कहते हैं। किसको कहेंगे? तो ये यथार्थवाद और इसका अग्रज कहेंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। अब इसके अंतर्गत एक्स्ट्रा इसमें अगला फैक्ट आएगा। इसके अंतर्गत जो अपन पढ़ रहे हैं प्रयोजनवाद, इसके दार्शनिक कौन कौन है? तो दार्शनिक एक तो जॉन डीवी खुद रहेगा, फ्रांसिस बेकन रहेगा, विलियम जेम्स रहेगा। तो इसके दार्शनिक कौन कौन से आएंगे? तो अगला फैक्ट रहेगा इसके दार्शनिक। देखिए दोस्तों, इसके दार्शनिक कौन कौन है? इसके दार्शनिक रहेगा एक तो खुद जॉन डीवी। दूसरा रहेगा इसके अंतर्गत विलियम जेम्स। अगला कौन सा रहेगा? तो अगला रहेगा इसके अंतर्गत फ्रांसिस बेकन। ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अगला इस दर्शन का मूल मंत्र क्या है? तो अनुभव और दक्षता की प्राप्ति करना। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा? इस दर्शन का मूल मंत्र अनुभव यानी नॉलेज और दक्षता की प्राप्ति करना इस दर्शन का मूल मंत्र है। तो अगला फैक्ट रहेगा इस दर्शन यानी कौन सा? प्रयोजनवाद। इस दर्शन का मूल मंत्र अनुभव और दक्षता की प्राप्ति करना। मूल मंत्र अनुभव और दक्षता की प्राप्ति करना है। दक्षता की प्राप्ति करना है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, अनुभव और दक्षता की प्राप्ति करना है। तो दोस्तों, अभी तक अपन ने प्रयोजनवाद के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? प्रयोजनवाद जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? प्रैग्मैटिज्म। आगे इसका जनक रहेगा जॉन डीवी। इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना, जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। आगे प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। तो प्रयोजन के आधार पर संपादित किए जाने वाले कार्य किसके अंतर्गत आएंगे? यानी लक्ष्य बनाकर कोई भी काम करेंगे अपन, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो वो प्रयोजनवाद के अंतर्गत ही आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे प्रयोगवाद तथा व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। प्रयोजनवाद के अन्य नाम तो इसे प्रयोगवाद और व्यवहारिकतावाद भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे इसे आदर्शवाद और यथार्थवाद का अग्रज यानी बड़ा, इसे आदर्शवाद और यथार्थवाद का अग्रज भी कहते हैं। किसको? प्रयोजनवाद को। आगे डिफॉल्ट इसके दार्शनिक कौन है? प्रयोजनवाद के दार्शनिकों में तो इसमें जॉन डीवी हो गया, विलियम जेम्स हो गया, फ्रांसिस बेकन हो गया। ये इतने नाम अपन याद रखने पड़ेंगे किसके? प्रयोजनवाद के दार्शनिकों में। इसके अलावा इस दर्शन का मूल मंत्र क्या है? तो इस दर्शन का मूल मंत्र दोस्तों अनुभव और दक्षता की प्राप्ति। ध्यान रखना, अनुभव और दक्षता की प्राप्ति इस प्रयोजनवाद का मूल मंत्र है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे के फैक्ट पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों अपन नेक्स्ट फैक्ट आएंगे प्रयोजनवाद से संबंधित। वो अगला फैक्ट रहेगा कि शारीरिक शिक्षक द्वारा बच्चे को गतिविधियां सिखाने के लिए स्वतंत्र रूप से अवसर दिया जाना चाहिए। अगला फैक्ट रहेगा कि यह सिद्धांत करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर बल देता है। तो ये फैक्ट भी किससे संबंधित आएंगे? ये फैक्ट भी प्रयोजनवाद से संबंधित आएंगे। इसके अलावा भी बहुत और फैक्ट है, वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहला अगला फैक्ट कौन सा आएगा? शारीरिक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को गतिविधियां सीखने में स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है? तो ये विचारधारा किससे संबंधित है? तो ये भी प्रयोजनवाद से संबंधित है कि शारीरिक शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को जो भी गतिविधियां सीखने में सिखाई जा रही है उस समय स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला ये सिद्धांत करके सीखना यानी
लर्निंग बाय डूइंग और प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर बल देता है। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा, यानी प्रयोजनवाद। यह सिद्धांत करके सीखना और प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर बल देता है। क्या करता है, बल देता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, बल देता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, ये सिद्धांत करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना और प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत पर बल देता है। कौन देता है, तो वो प्रयोजनवाद ही देता है, ये प्रयोजनवाद ही देता है। अब दोस्तों इसके अलावा आगे कि शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को बनाते समय विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, उनका सभी का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये कौन बताता है, ये भी प्रयोजनवाद बताता है कि शारीरिक शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनमें विद्यार्थियों की रुचि, उनकी आवश्यकता, उनकी क्षमताओं का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। कौन बताता है, प्रयोजनवाद। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा अपना, अगला फैक्ट रहेगा शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को बनाते समय विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता और क्षमताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कौन बताता है, तो ये परिभाषा भी किससे बता रहा है कि शारीरिक शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम अपन बनाते हैं स्कूल में, जितने भी फिजिकल संबंधी अपन कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं उस समय विद्यार्थी की क्या, तो विद्यार्थी की रुचि, उनकी आवश्यकता और उनकी क्षमताओं का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये कौन कह रहा है, तो ये भी प्रयोजनवाद ही कह रहा है। तो दोस्तों अपन ने प्रयोजनवाद के बारे में भी ये सब कुछ देख लिए। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे का अपन अगली स्कूल के बारे में देखते हैं। दोस्तों अब अपना अगला जो स्कूल आएगा दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, उसे बोलेंगे अपन यथार्थवाद यानी रियलिज्म। दोस्तों यथार्थवाद का जनक कौन है, तो यथार्थवाद का जनक अरस्तु है। ये भी अपने को ध्यान रखना, यथार्थवाद का जनक कौन है, तो अरस्तु है। अगला यथार्थवाद से संबंधित अगला फैक्ट रहेगा कि दोस्तों ये आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है। यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है। इसके अलावा आगे के फैक्ट के अंतर्गत देखेंगे कि यथार्थवाद यानी यह दर्शन शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांड का असली बल मानता है। कौन सा दर्शन, तो यथार्थवाद ब्रह्मांड के असली बल किसको मानता है, तो शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांड के असली बल मानता है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला अपना जो फैक्ट आएगा, और इसके अलावा यह दर्शन कार्य और कारण का ऊपर पर बल देता है, यानी कार्य और कारण पर बल देने वाला दर्शन कौन सा है, तो वो यथार्थवादी है। तो दोस्तों अब देखेंगे अपन यथार्थवाद यानी रियलिज्म। तो देखिए दोस्तों अगला अपना दर्शन आएगा यथार्थवाद जिसे अपन बोलते हैं रियलिज्म। अब देखिए दोस्तों यथार्थवाद से संबंधित टॉपिक अपन क्या करेंगे, तो इसका जनक। तो यथार्थवाद का जनक कौन है, सबसे पहले तो यथार्थवाद का जनक दोस्तों अरस्तु रहेगा। कौन, अरस्तु। यथार्थवाद का जनक कौन, तो अरस्तु। अगला फैक्ट देखिए वास्तविकता के तौर पर जो कार्य संपादित किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, यथार्थवाद के अंतर्गत आएंगे। यानी वास्तविक जो सामने है वो वास्तविक तौर पर जो कार्य संपादित किए जाएंगे वो यथार्थवाद के अंतर्गत आएंगे। तो अगला फैक्ट रहेगा वास्तविकता के तौर पर संपादित किए जाने
वाले कार्य। तो वास्तविकता के तौर पर जो सामने है, वास्तविक है, वो वास्तविकता के तौर पर जो संपादित किए जाते हैं कार्य, वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो यथार्थवाद के अंतर्गत आएंगे। अगला, यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है। ये भी ध्यान रखना, जो आदर्शवाद पढ़े थे जिसका जनक प्लेटो था, तो उसका विरोधी दर्शन कौन सा है? तो वो यथार्थवाद दर्शन है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अगला फैक्ट आएगा, ये है मतलब यथार्थवाद, ये आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है। विरोधी क्या है? दर्शन है। ये भी अपने को ध्यान रखना, ये आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है, ध्यान रखना। अब अगला फैक्ट आएगा, आदर्शवाद यथार्थवाद से संबंधित, यह दर्शन शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांड का असली बल मानता है। तो यथार्थवाद के अनुसार ही शरीर, मन और आत्मा ब्रह्मांड के असली बल है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा? इस दर्शन के अनुसार, इस दर्शन यानी यथार्थवाद, इस दर्शन के अनुसार शरीर, मन व आत्मा ब्रह्मांड के असली बल है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, असली बल है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो इस दर्शन के अनुसार शरीर, मन व आत्मा ब्रह्मांड के क्या है? असली बल है। तो किसके अनुसार शरीर, मन व आत्मा ब्रह्मांड के असली बल है? तो वो यथार्थवाद के अनुसार ही रहेगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यह दर्शन मानता है कि जो वास्तविक है वही सत्य है। यथार्थवाद क्या मानता है? यह दर्शन मानता है कि जो वास्तविक है, जो सामने है, जो वास्तविक है वही सत्य है, और सत्य का ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ये कौन बोलता है? तो ये भी बोल सकता है। ये कौन बोलेगा? तो ये भी बोलेगा यथार्थवाद, कि यह दर्शन यानी यथार्थवाद मानता है जो वास्तविक है वह सत्य है, और सत्य का ज्ञान किसी को भी हो सकता है। तो अगला फैक्ट रहेगा, अगला फैक्ट, इस दर्शन के अनुसार यानी यथार्थवाद के अनुसार, इस दर्शन के अनुसार जो वास्तविक है यानी जो सामने है, जो वास्तविक है वही सत्य है, जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, और सत्य का ज्ञान किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ये भी अपने को ध्यान रखना, हो सकता है। अब दोस्तों आगे मैं बताऊं आपको कि यथार्थवाद का आधार क्या है। तो यथार्थवाद का आधार भौतिक रूप है, यानी जो सामने दिख रहा है वो बिल्कुल सत्य है। जो मैं आपको दिख रहा हूँ वो सत्य है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो यथार्थवाद का आधार क्या है? तो वो भौतिक रूप, यानी जो सामने आपको दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, जो वो बिल्कुल सत्य है, उस सत्य का ज्ञान किसी को भी हो सकता है। तो अगला फैक्ट कौन सा आएगा? अगला फैक्ट रहेगा अपना यथार्थवाद का आधार भौतिक रूप होता है। ये आपको ध्यान रखना, भौतिक रूप होता है। जो सामने दिख रहा है वो ये सत्य है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा यथार्थवाद के बारे में दोस्तों। तो इसका जनक कौन? तो अरस्तु। इसका जनक कौन रहेगा? अरस्तु। वास्तविकता के तौर पर जो वास्तविक है, जो सामने है, मैं आपको बता रहा हूं, जो वास्तविक है, जो सामने है, वास्तविकता के ऊपर संपादित किए जाने वाले कार्य किसके अंतर्गत आएंगे? तो यथार्थवाद के अंतर्गत। यह आदर्शवाद का क्या है? तो यह आदर्शवाद का विरोधी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यथार्थवाद आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है। अगला, इस दर्शन के अनुसार शरीर, मन व आत्मा ब्रह्मांड के असली बल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस दर्शन के अनुसार, प्रश्न पूछ सकता है, किस दर्शन के अनुसार शरीर, मन व आत्मा ब्रह्मांड के असली बल है? तो वो यथार्थवाद रहेगा। कौन सा? यथार्थवाद। आगे, इस दर्शन के अनुसार जो वास्तविक है वही सत्य है। ध्यान रखना, जो सामने दिख रहा है वास्तविक है वही सत्य है, और सत्य का ज्ञान किसी को भी हो सकता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे, यथार्थवाद का आधार कौन सा है? तो वो भौतिक है। जो सामने आपको दिख रहा है वही यथार्थ है, यानी सत्य है। तो ये यथार्थवाद का आधार है।
दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की फैक्ट देखते हैं। दोस्तों आगे अपन जो यथार्थवाद के फैक्ट है उसमें देखेंगे कि यथार्थवाद के अंतर्गत स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की अवधारणा पर बल देता है। यथार्थवाद स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की अवधारणा पर बल देता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है। ये कौन बताता है? तो ये यथार्थवाद ही बताएगा। सत्य है ये बात कि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसमें स्वस्थ मन का निवास रहेगा। ये कौन बता रहा है? यथार्थवाद। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को यदि यथार्थवाद दृष्टिकोण से किया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि शारीरिक शिक्षा की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको यथार्थ यानी सामने भौतिक रूप से बिल्कुल सामने दिख रही है, उनको उसी तरीके से सही तरीके से किया जाएगा तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा कार्य और कारण का सिद्धांत भी इस दर्शन का उदाहरण है। तो ये भी अपन लिखेंगे एक बार। तो देखिए दोस्तों अगला फैक्ट रहेगा अपना यथार्थवाद के अंतर्गत अगला फैक्ट यथार्थवाद या अगला फैक्ट कौन सा रहेगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास इस दर्शन का उदाहरण है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास इस दर्शन की अवधारणा है। इस दर्शन की अवधारणा है, यह भी अपने को ध्यान रखना। किस दर्शन की अवधारणा है? तो ये यथार्थवाद की अवधारणा है, यह भी अपने को ध्यान रखना है। अगला फैक्ट कौन सा आएगा? तो कार्य और कारण इस सिद्धांत के ही कार्य और कारण का सिद्धांत किसका? यथार्थवाद के ही उदाहरण है। तो अगला फैक्ट आएगा कार्य और कारण यानी अगर कोई कारण होगा तो ही अपन कार्य करेंगे। ये कौन बताता है? ये यथार्थवाद बता रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कारण किसी कारण होगा, कोई भी कारण हो सकता है, तो कारण होगा तो ही वो कार्य करेगा। तो अगला है कार्य और कारण का सिद्धांत कार्य और कारण का सिद्धांत यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये यथार्थवाद के अंतर्गत आते हैं। अब अगला फैक्ट आएगा कि शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो अगला फैक्ट आएगा शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां, कोई भी गतिविधि है, मान लो खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, अगर उनको यथार्थ यानी सामने बिल्कुल दिख रहा है वैसे किया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से संपादित यानी उनको संपादित किया जाए तो निश्चित ही क्या होंगे? निश्चित ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, ये भी अपने को ध्यान रखना है, होंगे। अब दोस्तों इसके अलावा इसके दार्शनिक, यदि यथार्थवाद के दार्शनिक कौन है? तो यथार्थवाद का जन्म तो अरिस्टो हो गया था, उसके साथ में जॉन लॉक, सेंट केंट और कॉमनियस और विलियम जेम्स, ये इसके दार्शनिक हैं। तो इसके दार्शनिकों में कौन किसका नाम आएगा? तो दार्शनिक देखिए दोस्तों इसके दार्शनिक कौन कौन आएंगे? तो इसके दार्शनिकों में सबसे पहले अरिस्टो, जो इसका क्या था, अरिस्टो इसका जनक था। तो सबसे पहले अरिस्टो, विलियम जेम्स और कौन आएगा? तो इसके अंदर जॉन लॉक, केंट और इसके बाद में स्पिनोजा और कॉमनियस, ये किसके दार्शनिक हैं? तो ये यथार्थवाद के दार्शनिक है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। तो यथार्थवाद के दार्शनिक कौन कौन? अपन इसके बारे में सबसे पहले स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। ये किसकी दर्शन की अवधारणा है? तो ये यथार्थवाद बताता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, यथार्थवाद के अनुसार। आगे
कार्य और कारण, यानी कोई अगर कारण होगा तो ये अपन कार्य करेंगे, ये कौन बताता है कि इस सिद्धांत का यथार्थवाद के अंतर्गत आता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। तो कार्य और कारण का सिद्धांत यथार्थवाद। आगे शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से संपादित किया जाए तो निश्चित ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर शारीरिक शिक्षा में कोई भी खेल कूद से संबंधित कोई भी क्रियाएं हैं और अगर उनको यथार्थ यानी बिल्कुल भौतिक रूप से किया जाए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा यथार्थवाद के दार्शनिक कौन कौन है, तो अरस्तु है, विलियम जेम्स, जॉन लॉक, केंट, स्पिनोजा और कॉमनियस, ये इसके यथार्थवाद के दार्शनिक है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने क्या पढ़ लिया, ये अपन ने यथार्थवाद के बारे में पढ़ लिया। अब अपन दर्शन शास्त्र के 6 घटक भी देखेंगे, लेकिन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। दोस्तों अपना लगभग टॉपिक जो दर्शन शास्त्र वो कंप्लीट हो गया है, और दर्शन शास्त्र की जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो 6 टॉपिक और बचते हैं कि दर्शन शास्त्र के कितने घटक है। तो दर्शन शास्त्र के दोस्तों 6 घटक है, उनको भी आप नाम याद रखना कि वो वहाँ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो अब आएंगे दर्शन शास्त्र के घटक। दर्शन शास्त्र के घटक, दर्शन शास्त्र के घटक। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं दर्शन शास्त्र के कितने घटक होते हैं। तो दर्शन शास्त्र के दोस्तों 6 घटक होते हैं। दर्शन शास्त्र के घटक 6 होते हैं। कितने घटक होते हैं? 6 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो दर्शन शास्त्र के कितने घटक? 6 घटक होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें जो 6 घटक है वो कौन कौन से, उसके नाम ही याद रखना आपको सिर्फ, जैसे नीति शास्त्र, युक्ति शास्त्र, तर्क शास्त्र, तो आपको नाम याद रखना। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा ज्ञान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र। अगला घटक कौन सा आएगा? तो ज्ञान शास्त्र के बाद में नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। अगला घटक कौन सा आएगा? तो अगला घटक आएगा इसके अंतर्गत अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र। अगला घटक कौन सा आएगा? तो अगला तर्क शास्त्र आएगा, तर्क शास्त्र। और 5वां घटक कौन सा आएगा इसके अंतर्गत? तो 5वां घटक आएगा इसके अंतर्गत सुक्ति शास्त्र, सुक्ति शास्त्र। और लास्ट और 6वां घटक कौन सा आएगा? तो सौंदर्य शास्त्र आएगा दोस्तों। कौन सा? सौंदर्य शास्त्र। तो दोस्तों इस प्रकार ये टोटल 6 घटक है। दर्शन शास्त्र के घटक कितने हैं? तो 6 घटक हैं, वो भी अपने को नाम याद रखना है। तो उसमें एक तो कौन सा? ज्ञान शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, तर्क शास्त्र और सुक्ति शास्त्र, और लास्ट में अंत में 6वां सौंदर्य शास्त्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपनी आज की क्लास जो कि अपने दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी को पढ़ा है, तो अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, और इसके दार्शनिकों से संबंधित प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप अब क्लास कैसे लगी आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी शानदार बनी रहे। धन्यवाद।